लाडली बहनाओं को 3,000 रुपये कब मिलेंगे? पर 3-3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज। इतने कर्जदार वित्त मंत्री होते हुए आपको क्या लगता है कि ये कर्ज क्यों? इनको पार नहीं किया हमने, नियम प्रक्रिया के अंदर ही कर्ज लेने का काम। और उसमें सबसे बड़ी चुनौती सर, कम वोटिंग का प्रतिशत। दोनों चरणों में वोटिंग कम हुई सर। कांग्रेस के लोगों ने भी नहीं किया, मुझे लगता है कि वोटिंग नहीं किया, एक कारण वो भी है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो टारगेट दिया था कि मिशन 370 कैसे होगा, तो उन्होंने कहा था कि हर बूथ पर 370 वोट आपको बढ़ाने हैं। झाबुआ में भारतीय जो मुझे मेरे सूत्र बताते हैं कि जो बीजेपी के अन्य नेता हैं वो नाराज हैं कि एक ही फैमिली में मंत्री बना दिया, उनकी वाइफ को टिकट दे दिया। कारण की लाडली बहना योजना के चलते अन्य योजनाओं के पैसे नहीं जा रहे। आप वित्त मंत्री प्रदेश के, आप स्पष्ट कर पाएंगे? मुझे नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। जुड़ चुके हैं आप दिल लपेटा से। चुनाव के कवरेज की यात्रा हमारी लगातार जारी है और यात्रा के हमसफर हैं आज। यूं तो सादगीपूर्ण शैली है, वही कार्यकर्ताओं को भाती है, लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन सियासत में जिस तरीके से क्लस्टर वर्तमान चुनाव में संभाल रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, और खास तौर पर लोकसभा चुनाव के हिसाब से मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। भुवनेश्वर जी, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने समय निकाल करके आज ये इंटरव्यू के लिए आप आए। ये तो आपकी सर, आपका बड़प्पन ऐसे ही होता है, आपकी सादगी इसीलिए लोगों को पसंद आती है। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। बस अब मेरा पहला सवाल था, जहन में था, आप और हम जब बात कर रहे हैं तो 2 चरण बीत चुके हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के, और दोनों चरण के बाद अब तीसरे चरण में आपकी बल्लेबाजी होना है। हाँ। और उसमें सबसे बड़ी चुनौती सर, कम वोटिंग का प्रतिशत। दोनों चरणों में वोटिंग कम हुई सर। अब आप इसे किस तरीके से, क्या प्लान बना रहे हैं आप? एक तो जो वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ, मुझे लगता है कि एक तो जो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा आयोजन हुआ, और उसमें जो निमंत्रण जो दिया गया था, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण दिया था, और उन्होंने जो इस निमंत्रण को जो ठुकराया है और उन्होंने स्वीकार नहीं किया इस निमंत्रण को, मुझे लगता है कि एक तो कांग्रेस के अनेक लोगों में, कार्यकर्ताओं में इस बात की भी नाराजगी कांग्रेस से रही। अच्छा, कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जहाँ जन्म हुआ वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसका निमंत्रण दिया, तो मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक दृष्टि से हट करके उनको स्वीकार करना था। जाना न जाना अलग बात है, लेकिन उसको स्वीकार करना था और जाना भी था। कांग्रेस के वोटर इस बात से खफा होकर निकल नहीं रहे। के लोगों ने भी नहीं किया, मुझे लगता है कि वोटिंग नहीं किया, एक कारण वो भी है। दूसरा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोगों को निकालने का जो रहता है, मतदाताओं को घर से निकालने का जो रहता है, मोटिवेट करने का रहता है, उसमें कहीं मुझे लगता कमी रही होगी। लेकिन ये तो, अब इसे आप, क्योंकि अब आपका जो हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, और हम इसके लिए जोर दे रहे हैं नीचे बूथ स्तर पर कि बूथ में हम कार्यकर्ताओं को, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको हम यही कह रहे हैं कि भाई एक एक घर जा कर के आग्रह पूर्वक निवेदन करके उनको वोटिंग के लिए करें और वोटिंग उनकी ज़्यादा से करवाएं। इसी बात पर अब जोर देंगे हम, क्योंकि जो आने वाला जो 13 तारीख को जो मतदान होगा, 7 को और 13 को, 7 और 13 को जो मतदान होगा, उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हम, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मध्य प्रदेश में ही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो टारगेट दिया था कि मिशन 370 कैसे होगा, तो उन्होंने कहा था कि हर बूथ पर 370 वोट आपको बढ़ाने हैं। 370 वोट बढ़ाने का जो संकल्प लिया था, और उन्होंने जो कहा था 370, चूंकि कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और 370 ही क्यों बढ़ाना, इसके लिए भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस आंदोलन को अपने हाथ में लेकर के नेतृत्व किया था। बिल्कुल। और 370 वोट बढ़ाने के पीछे ये था कि 370 वोट बढ़ा करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में ये श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जी। ऐसा मन में संकल्प लेकर के ये बढ़ाने का काम हमने किया जी। आपका जो क्लस्टर है, इसमें वैसे तो ये मालवा निमाड़ की मौजूदा स्थिति जो पिछले बार की भी देखें, उसके पिछले बार की देखें, बीजेपी का गढ़ है, एक कंफर्ट जोन है, लेकिन एक चुनौती दिखती है आदिवासी बेल्ट में, खासतौर पर झाबुआ। आप वहाँ भी जाते हैं
झाबुआ में भारतीय जो मुझे मेरे सूत्र बताते हैं कि जो बीजेपी के अन्य नेता हैं वो नाराज हैं कि एक ही फैमिली में मंत्री बना दिया, उनकी वाइफ को टिकट दे दिया। नहीं, ऐसा कभी कभी राजनीति की दृष्टि से कई बार पार्टी विचार करती है। मुझे नहीं लगता है। परिवारवाद तो उस समय चला जब देश की आज़ादी के बाद लगातार जो चुनाव हुए हैं जी। आपने इस बात नर्मदा जी, नर्मदे हर तो आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता के बाद में, देश की आज़ादी के बाद में जितने भी चुनाव हुए जी, उन सब में परिवारवाद चला, तुष्टीकरण की, भ्रष्टाचार की, जातिवाद की। लेकिन यहाँ कभी आपको भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का नहीं। अब ये राजनीतिक दृष्टि से कहीं ऐसा पार्टी को लगता है कि किसी को उम्मीदवार बनाना, कोई योग्य उम्मीदवार है, तो मुझे लगता है उस दृष्टि से बनाया होगा। लेकिन 14 के बाद जो वो चला था, तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन चारों नासूर को खत्म करने का काम मोदी जी ने किया 14 के बाद जी। 14 से 24 के बीच में, 14 से उनने ये काम खत्म किया। और आप देखें भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। चलिए, अब आप को क्या लगता है 29 का जो लक्ष्य दिया है, नेतृत्व तो नया है, आपने तो इतने ज़्यादा सीनियर हैं, आपने सभी के साथ काम किया, शिवराज जी के साथ काम किया, मोहन यादव जी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है इस बार 29 का लक्ष्य हासिल होगा जो टारगेट दिया है? मुझे पूरा भरोसा है, प्रदेश की जनता को भरोसा है, देश की जनता को ये भरोसा है कि ये चुनाव देश के नेतृत्व का चुनाव है जी। आज हिंदुस्तान की बागडोर किसके हाथ में दी जाए, कौन इसकी रक्षा कर सकता है, कौन सुरक्षा कर सकता है, कौन डेवलपमेंट कर सकता है, तो एकमात्र नाम आता है नरेंद्र मोदी जी का। कि लोग चाहते हैं कि ये ताकतवर हाथ में, मजबूत हाथों में, जिनने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सब लोगों के बारे में विचार किया, समग्र विचार किया और एक मिशन, एक उन्होंने अपना लक्ष्य तय किया कि 2047 तक इस हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर लाना और हमारे देश को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करना। इस लक्ष्य को लेकर के जो व्यक्ति काम कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, नेतृत्व हमारा काम कर रहा है, तो इस पर भरोसा है लोगों को और जमीन पर करके बताया। लोगों को भरोसा इसलिए हुआ कि जमीन पर करके बताया कि भाई जैसे गरीब लोगों को आवास उपलब्ध करवाना बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि गरीब आदमी, प्रधानमंत्री आवास जो वो हुआ, प्रधानमंत्री आवास, बिल्कुल एक गरीब के माथे पे छत का प्रबंध हो, ये करने का काम। केवल छत उपलब्ध नहीं करवाई, उन्होंने शौचालय का प्रबंध किया, उन्होंने जल जीवन मिशन से शुद्ध पीने के पानी का प्रबंध किया, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन देने का काम किया, आयुष्मान कार्ड उन्होंने किया। जो 10 साल की जो उपलब्धि है वही जनता के बीच में सबसे वही मोदी की गारंटी। 14 से 24 के बीच में जो हिंदुस्तान ने जो प्रगति की है वही चुनाव का आधार, वही चुनाव का आधार है। चलिए, अब मेरा एक सवाल था सर, आप वित्त मंत्री भी हैं, सोचा था जब भी आप मिलेंगे पूछूंगा कि हर बार ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम का ही पढ़ रहा था कि एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में लगभग 32,000 करोड़ का कर्ज, आखिरी आपने जो 5,000 करोड़ का कर्ज लिया, और ओवरऑल मध्य प्रदेश की सरकार पर 3-3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज। इतने कर्जदार वित्त मंत्री होते हुए आपको क्या लगता है कि ये कर्ज क्यों? मुझे लगता है कि बार ये विषय हमेशा आता है जी, विधानसभा में के फ्लोर पर भी ये बात आती है, बाकी जगह भी अपन ये प्रेस के जरिए से बात आती है। लेकिन मेरा ये अनुभव है, पिछली बार भी मेरे पास रहा, बिल्कुल रहा जी, कि कोरोना काल था, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की परिस्थितियां, बड़ी विकट परिस्थितियां रही, संकट पूरे देश पर था, पूरे वर्ल्ड में था। उसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई, सरकार के खजाने की भी स्थिति कमज़ोर हुई। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद मामला धीरे धीरे जंप किया और लाइन पर पटरी आ गई। लेकिन कर्ज लेना, समय समय पर डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए कर्ज लेना कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक इसके भी नियम है, FRBM का नियम बना हुआ है, केंद्र सरकार से परमिशन, बिल्कुल, वो GDP के प्रतिशत के हिसाब से ले सकते हैं, भारत सरकार की परमिशन होती है। अभी उसमें हम उस लाइन को पार नहीं किया हमने, नियम प्रक्रिया के अंदर ही कर्ज लेने का काम। और कोई भी व्यक्ति, एक साधारण परिवार या जो परिवार भी हो, कर्जा लेता है, समय पे कर्जा चुकाना, समय पर ब्याज देना। और
दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब भी हमने कोई कर्जा लिया तो सड़क बनाने का काम, हमने अच्छी सड़कें बनाने का काम किया, हमने सिंचाई योजनाएं लाने का काम किया, डेवलपमेंट के काम, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बने, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज बने, लेकिन विकास के काम कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें रही, चाहे राजस्थान में रही, जहाँ जहाँ उनका इतिहास उठा करके देख लें कि उन्होंने कर्जा लेकर के कौन सा डेवलपमेंट किया। कर्जा लेकर के, जो लोग कहावत कहते हैं कि कर्जा लेके घी पीने का काम कांग्रेस ने किया, जितने भी उस समय की सरकारों का रिकॉर्ड आप ले। ये मौजूदा कर्ज की स्थिति इसलिए बनी कि लाडली बहनाओं को पैसे देना पड़ रहे हैं चुनाव की वजह से। क्या बुराई है महिला सशक्तिकरण का? अगर महिलाओं को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए अगर कोई योजना बनाई है कि बहनों के खाते में अगर पैसे जमा हो रहे हैं, महिलाओं को आत्मविश्वास होता है, अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में जब उनका मन करता है कि उनको कपड़े लाना, उनको कुछ बाजार ले जाना, कहीं ले जाना, तो वो परिवार के और लोगों पर निर्भर न रहे। अगर आत्मनिर्भरता अगर आ रही है और कोई योजना बनी है तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। केवल उसको नेगेटिव दृष्टि से सोच करके करना मुझे नहीं लगता। तो फिर ये एक सवाल उठता है कि फिर लाडली बहनाओं को 3,000 रुपए कब मिलेंगे? अब पूरे कोई भी घोषणा पत्र या जो संकल्प पत्र आता है वो केवल 2-4 महीने, साल भर के लिए नहीं आता, पूरे 5 वर्ष के लिए आता है। तो धीरे धीरे करके हमने उसको बढ़ाने का काम किया। यानी मिलेंगे, महिलाओं को मानना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए लाडली बहनाओं को। कोई भी योजना बंद नहीं होगी, योजनाएं सारी चलेगी, सरकार भी चलेगी, डेवलपमेंट भी होंगे। मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है, खुशी है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी काम हमारे अच्छे काम हो रहे हैं। पिछली सरकार जो थी उसमें भी हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी थे। लेकिन आप देखें, ईमानदारी से अगर जनता अपने दिल पर हाथ रख करके बात करे तो सड़कों का जाल बिछा है। सड़कें बिल्कुल अच्छी सड़कें उपलब्ध हुई है, बिजली 24 घंटे मिल रही है। एक बात मैं आपसे, आप ही स्पष्ट करेंगे क्योंकि हम ये हमारा काम प्रश्न पूछना है और उसी के चलते स्पष्टीकरण की लाडली बहना योजना के चलते अन्य योजनाओं के पैसे नहीं जा रहे। आप वित्त मंत्री प्रदेश के, आप स्पष्ट कर पाएंगे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कहीं कुछ समय में कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पैसे रोके जा रहे हैं। सभी योजनाओं में, जितनी भी योजनाएं, चाहे वो संबल योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, ये सारी योजनाएं जितनी चल रही है उनमें बराबर समय पर पैसे जा रहे हैं। कहीं अगर समय कम ज़्यादा हुआ होगा तो बात करें। चलिए, एक आखिरी सवाल सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन से मैंने जब गौर किया तो भारत सरकार की एपिडा, जो कि भारत सरकार की एजेंसी है, यूनाइटेड दुनिया के बड़े अखबारों में खबर छपती है कि पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक बनके पूरे विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बना है सर। ये सरकार का आंकड़ा है, लगभग 75,000 करोड़ का निर्यात हुआ है पिछले 5 सालों में। जैविक उत्पादन इतना ज्यादा है तो पहली बात तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए, बहुत बड़ी उपलब्धि। और अगर ऐसा है तो सर इसका फिर टैक्स भी बहुत जीएसटी बनना चाहिए, क्योंकि आप तो वित्त मंत्री रहे सर। हमने इसके कागज बकायदा जीएसटी कमिश्नर को सौंपे हैं कि ऑर्गेनिक कॉटन के उत्पादकों ने जब इतना करा है तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आपने जो उपलब्ध करवाए हैं, मैं संबंधित हमारे विभाग के अधिकारी जो कमिश्नर हैं इनसे ज़रा मैं बातचीत करके, आपका कहना सही है और चिंता का विषय भी है, इस पर बिल्कुल गंभीरता से हम विचार करेंगे। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात सर, मैंने जब इनकी किसानों की लिस्ट हासिल की, ये जो ICS समूह बनाते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन किसानों के जब हम वहाँ गाँव में पहुँचे तो पूरा आदिवासी गाँव था। उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनिक कॉटन तो दूर, हमने 20 सालों से कॉटन ही नहीं उगाया है। उन किसानों के फर्जीवाड़े करके नाम पे करोड़ों रुपए एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक कॉटन का एक्सपोर्ट कर दिया सर। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। बहुत बड़ा। तो ये आपने मेरे संज्ञान में बात डाली है, तो निश्चित रूप से इसकी तह तक जा करके इसकी हम जांच, वास्तव में जांच का विषय है बिल्कुल, कि निश्चित रूप से इसमें हम पड़ताल करके जांच करें। जगदीश देवड़ा जी, एक बात बताइए, इस उम्र में सब फिट कैसे रखते हैं? ये परमात्मा की, ईश्वर की कृपा है, और मुझे लगता है कि आप जैसे सारे लोग हैं, घर परिवार के सब लोग हैं, अच्छे से दिनचर्या हमारी होती है, लोगों के बीच में जाते हैं, मिलते हैं, समस्याएं सुनते हैं। मुझे लगता है कि अच्छे से आदमी को अपना दिनचर्या काम करना चाहिए, अच्छे मन से काम करना चाहिए, तो सब कुछ अच्छा होता है। दूसरा एक चीज़ और पूछना थी आपसे, जब सोचा था, इतने बड़े राजनीतिक करियर में बहुत सारे नेताओं को देखता हूं कि वो अपने विवादास्पद बयान या अपना टेम्पर लूज करने के चलते, या गुस्सा आ जाता है, भीड़ से गुस्सा आ जाता है, बयान कुछ ऐसे दे देते हैं विवादों में। जगदीश देवड़ा इतने लंबे राजनीतिक करियर में एकदम कूल काम हो के निर्विवाद, क्या मंत्र है? मैं तो सबको यही कहूँगा कि
सबके बीच में सामान्य रह कर के, कुल रह कर के और एक आम आदमी की तरह सबके साथ काम करना चाहिए। और प्रजातंत्र में लोग बिठाते ही इसलिए हैं, सरकार बनाते ही इसलिए है कि सरकार हमारी समस्याओं को सुनेगी, कष्टों को दूर करेगी, और लोगों की बात अगर नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। इसलिए मुझे लगता है कि सारे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हों, चाहे वो शासकीय क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, व्यापारी हों, लेकिन अच्छे से विवेक अपने का अच्छा रखना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद जगदीश देवड़ा जी। बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्यता के साथ, बेबाकी के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जो कि फिलहाल क्लस्टर जिम्मेदारी के तहत लोकसभा के रण में है, निमाड़ के और ज़्यादा इलाका जो दिया गया है भयानक गर्मी वाला है, इसके बावजूद मैदान में है। लोकसभा चुनाव पर हमारी खास कवरेज जारी रहेगी। बहुत छोटी सी गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।